तो बताया जाए क्या देख रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में। नहीं, अभी कोई एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं क्या। क्यों? राइट, यानी हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ शेड्यूलर ना। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि शेड्यूलर एक ऐसा प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और दूसरे स्टेट में क्या करता है, सबमिट करता है। शेड्यूलर का टाइप यही, शेड्यूलर का फंक्शन यही है। तीन तरह का मैंने शेड्यूलर बताया था, एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का क्या पर्पस है आप बताइए। हाँ, लॉन्ग टर्म प्रीवियस क्लास में नहीं था, आप बताओ। नहीं थे तो क्लास ऑनलाइन ज्वाइन किए होंगे ना। क्लास एब्सेंट मत कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्लास एब्सेंट मत कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता हूं कि हर क्लास को डिस्टर्ब करे कुछ अननेसेसरी बात करके। आपको हर क्लास में मोटिवेट करने का जरूरत नहीं है, सिलेबस भी तो खींचना चाहिए। और तो आप जब तक क्लास में रेगुलर नहीं रहेंगे कैसे आप सीख पाएंगे। तुम बताओ, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का पर्पस क्या है। प्रीवियस क्लास में थे आप, कुछ भी याद है, कुछ भी उससे रिलेटेड पॉइंट याद है, आप बताइए। वेरी गुड। ठीक है, इसने एक सही पॉइंट बोला कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, न्यू स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करके कहां पे लाना, रेडी स्टेट में। बैठिए, वेरी गुड, मेन मेमोरी में। ठीक है, तुम बताओ दूसरा पॉइंट बताओ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से रिलेटेड। सर इसका टाइम शेयरिंग, राउंड रॉबिन, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, जॉब क्यू से रेडी। वो तो बता दिया, वो तो जो शेड्यूलर का काम था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, वो पर्पस तो बता दिया कि न्यू स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करके रेडी स्टेट में लाता है। प्रीवियस क्लास में था ना। तब कहीं तुम्हारा मार्क्स 30 देकर हम गलत तो नहीं कर दिए। जब प्रीवियस क्लास में है, 4 बार हर चीज को हम रिपीट करते हैं क्लास में। ये शुरू से ही मेरा आदत रहा है कि एक टर्म को, ऐसा नहीं कि एक टर्म बोले उसके बाद फिर हम रिपीट नहीं करें, हर टर्म को रिपीट करते हैं ना। और 2 बार 3 बार हम रिपीट करते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी क्लास में डिस्कस हुआ, नहीं आप उसका नोट्स बनाए, ना उस पर कुछ आप ध्यान दिए, यानी किसी भी तरह का कोई केयरिंग नहीं हुआ। जो भी क्लास में डिस्कशन हुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये स्टूडेंट का मतलब यही होता है, जो प्रीवियस क्लास में जो टीचर डिस्कस करें, ठीक है, वो अगर नेक्स्ट क्लास में अगर कोई भी टीचर पूछ दे तो इमीडिएटली जवाब दे। बैठिए, तुम बताओ। शेड्यूलर में सबसे ज्यादा टाइम, एक मतलब न्यू से रेडी स्टेट में जाने के लिए सबसे ज्यादा तीनों शेड्यूलर में सबसे ज्यादा टाइम वही लेता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सबसे ज्यादा टाइम लेता है, राइट, जिसके कारण से इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोसेस को सिलेक्ट करता है न्यू स्टेट से, ठीक है, न्यू स्टेट से रन रेडी स्टेट में ले जाने में समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब ये सेकेंड पॉइंट हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट तुम बताओ कुछ इससे रिलेटेड। वेरी गुड, यानी कहने का मतलब कि शॉर्ट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू स्टेट में काम करता है, यानी कौन सा क्यू में काम करता है, जॉब क्यू में। मैंने बताया था, कोई आपसे पूछेगा, हाँ, एडमिशन क्यू या जॉब क्यू या इनपुटेड क्यू ना। विशाल कुमार माइक ऑफ रखिए, विशाल कुमार, विशाल कुमार, माइक ऑफ रखो। यानी जो क्लास में डिस्कस हो रहा है, यानी तुम सुन नहीं रहे हो, केवल ऑनलाइन ज्वाइन किए हो, इसलिए तुम वेटिंग मोड में चले जाओ, वेटिंग रूम।
जब टीचर का बात ही आप नहीं सुन रहे हैं, चलिए गलती से माइक ऑफ होता है, लेकिन सुनने के बाद तो आप उसको बंद करो, यानी आप नहीं सुन रहे हैं। चलिए हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आप बताइए। इससे क्या होता है? टाइम तो ये तो हो चुका, ये तो जानते हैं कि न्यू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, न्यू स्टेट से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस को सिलेक्ट करके कहाँ पे रखता है? रेडी क्यू में, रेडी क्यू में भेजता है, यानी रेडी स्टेट में भेजता है। तुमसे थोड़ी पूछ रहे हैं, जहाँ पूछना था वो बताया नहीं, तुम बताया ना। यही है वेटिंग रूम से अपने आप कैसे आ गए? विशाल कुमार, बात को सुन रहे हो? हाँ बोलिए। और किनको याद है? हाँ बोलो तुम, बैठो बैठो। क्या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहने का मतलब क्या? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? हाँ तो ये बोलना होगा आपको। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं हम लोग, वो कहलाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को ये इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है, राइट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से अब हम लोग आते हैं किस पे? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पे। बैठिए। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? आप तो देख लिए कि न्यू स्टेट से प्रोसेस हमारा कहाँ जाएगा? रेडी स्टेट में। अब रेडी स्टेट से प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा ना एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कौन ले जाता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है रेडी स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करके कहां पर भेजना? सीपीयू के पास भेजना। अब ये प्रश्न ये उठता है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा कि मल्टीपल प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा? एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा। इसी कारण से यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज नहीं करके क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्लियर? ठीक है, डिफरेंस भी आप बता सकते हैं ना। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? इन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है, और ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को यहाँ पे शॉर्ट टर्म इसलिए कहा गया, क्यों कहा गया? बिल्कुल, क्योंकि एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना रहता है और सीपीयू के पास भेजना रहता है, तो समय कम लगता है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहेंगे। चलिए ये भी क्लियर है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का 3 पॉइंट याद रखिएगा। ये प्रोसेस को रेडी स्टेट से सिलेक्ट करके रनिंग स्टेट में भेजता है। दूसरा, ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रोसेस को सिलेक्ट करने में कम समय लगाता है, यानी इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है? फास्ट होता है। ये काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को, ठीक है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम लोग, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। जॉब शेड्यूलर उसको बोलते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज आल्सो कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलर। याद रहेगा? चलिए, अब यहाँ पे जब सीपीयू के पास कोई भी प्रोसेस आ गया, तो वहां से प्रोसेस हमारा, ठीक है, वेटिंग मोड में भी जा सकता है ना। तो प्रोसेस को वेटिंग मोड में भेजने के लिए कौन सा शेड्यूलर काम करेगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करेगा। मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है रनिंग स्टेट से प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में भेजना, और फिर उसको रिज्यूम करके कहां भेजना? रेडी स्टेट में। वेटिंग स्टेट से कहां भेजेगा? रेडी स्टेट में भेजेगा। यानी प्रोसेस को सस्पेंड करने का और रिज्यूम करने का पावर किसको मिला है? मिड टर्म शेड्यूलर को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? मिड टर्म शेड्यूलर को मिला है। और एक चीज और, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किस क्यू में काम करता है, रेडी क्यू, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किस क्यू में काम करता है, और मिड टर्म शेड्यूलर किस में काम करता है।
तो आपका क्या जवाब होगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किस में काम करता है? जॉब क्यू में। वेरी गुड। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू में। और रनिंग स्टेट में तो कोई शेड्यूलर नहीं है। और डिवाइस क्यू ना, वेटिंग क्यू या क्या कहते हैं, डिवाइस क्यू। मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ काम करेगा? डिवाइस क्यू में काम करेगा। क्लियर है? अब कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन अगर आ जाता है कि व्हाट इज शेड्यूलर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर आपको क्या दूंगा, क्वेश्चन दूंगा जो आपको घर से बनाकर लाना है। आप कैसे लैंग्वेज में लिखते हैं वो दिखाना है। हम जो पढ़ाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे नोटपैड में भी लिख देते हैं। वो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को लिखकर दिखाना है। आपका लैंग्वेज लिखने का क्या है, कितने तरीके कैसे आप लिखते हैं, वो चीज मुझे बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपको लिखने का आदत नहीं रहेगा तो आप एक्सटर्नल एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोटपैड में। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, इसका आंसर देना है व्हाट इज शेड्यूलर। व्हाट इज शेड्यूलर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। शेड्यूलर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्यू डिस्कस कर चुके हैं? क्यू, अच्छा, इसके बाद ही क्यू हमको डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए। और इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था प्रोसेस स्टेट ना, तो मैं उस तरह से उसको एग्जाम में कैसे कैसे पूछेगा, कितने तरीका से पूछेगा, वो भी मैं यहाँ नोट करता हूँ। व्हाट इज प्रोसेस, एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेट विथ डायग्राम, या इसको ऐसे पूछेगा और करके, एक्सप्लेन प्रोसेस लाइफ साइकिल। प्रोसेस लाइफ साइकिल, थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। फोर्थ क्वेश्चन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, व्हाट इज क्यू, क्यू। तो अभी तक आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट? ठीक है। मैंने प्रोसेस लाइफ साइकिल बताया है। प्रोसेस लाइफ साइकिल का मतलब प्रोसेस के सारे स्टेट को आपको एक्सप्लेन करना है और फिगर भी बनाना है, ठीक है, बिल्कुल। डिस्क्राइब प्रोसेस, थर्ड वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी, ठीक है। पीसीबी क्या होता है वो लिखना है। पीसीबी का जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या क्या होता है वो चीज, और उसको एक्सप्लेन भी करना है अपने लैंग्वेज में कि प्रोसेस आईडी का मतलब क्या होता है, प्रोसेस नेम का मतलब क्या होता है, वहां पे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट का वहां पर मतलब क्या होता है, दो दो तीन तीन लाइन आप उसके बारे में लिखना है। और चौथा जो क्वेश्चन है व्हाट इज क्यू, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू। अब मैं बता रहा हूँ। मीडियम टर्म शेड्यूलर आपका, जैसे अभी आपने देखा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है, न्यू स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करके कहाँ भेजना, रेडी स्टेट। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के पास चले जाना।
अब सीपीयू के पास चला गया तो सस्पेंड भी हो सकता है। अब सीपीयू को अगर किसी प्रोसेस को सस्पेंड करना होगा तो किसको कॉल करेगा, किस शेड्यूलर को कॉल करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर को कॉल करेगा, और प्रोसेस क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, और सस्पेंडेड प्रोसेस कहाँ होता है, वेटिंग क्यू में। तो मिड टर्म शेड्यूलर कहाँ काम करता है, वेटिंग क्यू में, या उसको क्या बोलते हैं, डिवाइस क्यू। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि यहाँ पे डिवाइस क्यू क्यों कहा जाता है, डिवाइस क्यों दिया गया नाम क्यू का, डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, वहां पर मतलब डिवाइस, इनपुट डिवाइस वहां पे काम करता है या आउटपुट डिवाइस जो भी हो, लेकिन वहां पर डिवाइस कहने का मतलब क्या, क्योंकि वहां अभी वो टर्म मैंने नहीं बताया है, वो टर्म एक होता है स्वैपिंग। कौन सा टर्म होता है, स्वैपिंग, स्वैपिंग। अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है हाँ। तो हार्ड डिस्क डिवाइस ही है ना, उस डिवाइस को यूज करता है। अब मैंने क्या बोला था कि वेटिंग क्यू अगर फुल हो जाएगा तो हार्ड डिस्क एरिया को यूज करेगा ना, वो हार्ड डिस्क एरिया को क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, और हार्ड डिस्क एरिया को यूज करेगा तो जो प्रोसेस वेटिंग क्यू में फुल हो चुका है उसको हार्ड डिस्क में क्या करेगा, यानी सेकेंडरी मेमोरी में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और जब मेन मेमोरी में जगह खाली हो जाएगा तो फिर हार्ड डिस्क से उसको क्या कर लेगा, ये मतलब एक्सचेंज कर देगा। यानी स्वैपिंग किस में होता है, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच में। मेन स्वैपिंग जो हुआ, स्वैपिंग समझ रहे हैं ना, इंटरचेंज करना, इंटरचेंज करना। जैसे मान लो इंटरचेंज करने का मतलब रिप्लेस करना, एक्सचेंज करना। सेम, एक गिलास में दूध है और एक गिलास में क्या है, पानी है, अब उसको इंटरचेंज करना है तो थर्ड बर्तन का तो मुझे जरूरत होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर होता है, इसलिए इसको डिवाइस क्यों बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। रनिंग स्टेट से, हाँ तो वहीं पे आपका ये शेड्यूलर काम करेगा। मिड टर्म सस्पेंड करने का काम किसका है, मिड टर्म शेड्यूलर को, और फिर से रिज्यूम करने का भी काम क्या है, मिड टर्म शेड्यूलर। मैंने बोला था ना कि वेटिंग स्टेट से रिज्यूम होकर वो कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा, और रेडी स्टेट में फिर चला जाएगा तो रेडी स्टेट के पास तो शेड्यूलर ऑलरेडी है ही। कौन सा शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा, नहीं वो तो टर्मिनेट चला गया तो वो तो सीपीयू ही टर्मिनेट कर देता है, वहां पे सीपीयू में ही क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, बस मिड टर्म शेड्यूलर का काम केवल क्या है, थ्रेड को प्रोसेस को सस्पेंड करना और रिज्यूम करना। और प्रोसेस को सस्पेंड करना और रिज्यूम करने के केस में, रिज्यूम करने के केस में वो क्या करता है, हार्ड डिस्क के स्पेस को यूज करता है। वही टेक्निक क्या कहलाता है, स्वैपिंग कहलाता है। वही चीज लिखा हुआ है, समझ गए। नेक्स्ट है, यहाँ पे अब मैं समझाने जा रहा हूँ व्हाट इज क्यू, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू। तो क्यू कहने का मतलब क्या होता है, कतार, लाइन। आप लाइन में खड़े हो जाते हो, लाइन फुल भी तो हो जाता है। मान ली कि अब यहाँ से लेकर यही यहाँ तक क्लासरूम का ये जो आप गैप देख रहे हैं यही आपका लाइन है, ये लाइन हमारा फुल भी तो हो जाएगा, क्यू हमारा फुल हो जाएगा, क्यू हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। क्यू ओवरफ्लो कहने का मतलब कि अब क्यू के पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, अगर एक क्यू के पास अगर जगह नहीं है तो कोई दूसरा कंटेनर या कहीं कुछ स्वैपिंग के लिए कुछ स्पेस को तो यूज करना होगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यू क्या है, तो क्यू आपको इस तरह से बोलना होगा कि क्यू एक प्रकार का कंटेनर है। क्यू इज ए कंटेनर इन विच, ठीक है, प्रोसेस आर स्टोर, प्रोसेस ही ना स्टोर होता है। अब जैसे न्यू स्टेट के पास कौन सा क्यू है, तुम बताओ। हाँ, न्यू स्टेट प्रोसेस का स्टेट है। न्यू स्टेट में कौन सा क्यू काम करता है, सही से बोलिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उस पर सोचो कि मैंने क्या बोला, न्यू स्टेट, न्यू स्टेट में कौन सा क्यू काम करता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया भी था और अभी तो मैं बताने जा ही रहा हूँ, याद है। जॉब क्यू, खुद से बोले या कोई आवाज दे दिया। हाँ वेरी गुड, नहीं नहीं मैं ऐसे ही बोलता है, आदत होता है किसी स्टूडेंट का, जानते हुए कुछ मुंह से निकल गया और स्टूडेंट उसको जवाब दे देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लाइफ से तो हम भी गुजरे हैं ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं, अब हमको सुनाई नहीं दिया, कोई भी बगल में बोल दिया, खुद से जवाब देना चाहिए। देखिए आप अगर इस पे सोचे
कोई भी आंसर क्वेश्चन का बोलना चाहिए, उस पर सोचिए तभी बोलिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया और घबरा गए, तब तो आप उसका आंसर गलत दे दीजिएगा। आप 10 सेकेंड समय लीजिए, उस पर सोचिए कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तुम बताओ। ठीक है, मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो क्या था, आप ही बताइए। जो अभी मैंने इससे क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन क्या था? कौन सा क्यू के बारे में मैंने पूछा? क्या जॉब क्यू? वो तो जॉब क्यू आंसर दिया, नहीं आंसर दिया था तुम न्यू एस्टेट। हाँ देखिए, तो अभी आप यानी सुनना भी तो जरूरी है। अब देखिए, कोई स्टूडेंट तो बता दिए कि सर आप ये क्वेश्चन आपने किया था। ये भी होता है, क्या आदत है, ये सब सुधार करना होगा आपको। जैसे मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा और वो स्टूडेंट जवाब दिया, आप उस पर कुछ कंसीडर ही नहीं किए, आप फोकस ही नहीं किए कि केशव कुमार ने क्या बोला, ये अगला स्टूडेंट ने क्या बोला। वो बहुत मतलब मेजर आपका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। हर क्वेश्चन का आंसर चाहे स्टूडेंट दे या टीचर दे, उसको ध्यान से सुनिए आप। ठीक है, बैठिए। अब यही अगर मान लो कि ग्रुप में अगर इंटरव्यू चलेगा या जीडी चलेगा, आप उस स्टूडेंट के बात को नहीं सुनिएगा, ठीक है, तो अब आपके पास फिर से क्वेश्चन तुरंत थोड़ी कोई रिपीट करेगा। बोला जाएगा कि अब आप बताइए, तो फिर क्या पूछेगा कि सर क्या पूछे थे। ये सब नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है इंटरव्यू में, ये सब ध्यान रखना होगा। तो क्यू एक प्रकार का कंटेनर है जिसके अंदर प्रोसेस आपका क्या होता है, स्टोर होता है। आप ये जान गए कि क्यू एक प्रकार का कंटेनर होता है, उसके अंदर प्रोसेस स्टोर होता है, तो आप अपने लैंग्वेज में आपको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब आप जैसे लिखिए कि क्यू इज ए कंटेनर विच कंटेन्स, ठीक है, विच कंटेन्स मल्टीपल प्रोसेस हो गया। कोई ऐसे लिखेगा कि क्यू इज ए कंटेनर दैट इज यूज्ड टू स्टोर नंबर ऑफ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। यानी आप अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और लिखिएगा। और लिखना बस आप 1 मंथ आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस हुआ, और उसको खुद से लिखने के लिए। मेरा मतलब है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जब हर टर्म हम 100% उसके बारे में जान गए तो क्यों नहीं लिख सकते, वो तभी इसको तो डेवलप करना होगा। क्यू में, हाँ क्यू में सीक्वेंस में ही रखा जाएगा। जैसे क्यू आगे पढ़ोगे, क्यू फीफो ऑर्डर को सपोर्ट करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब लाइन में जो पहले लगा है उसी को ना सर्विस मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का क्यू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यू, ठीक है। वन इज कॉल्ड जॉब क्यू। जॉब क्यू को हम लोग दूसरे नाम से एडमिशन क्यू के भी नाम से जानते हैं, या इनपुटेड क्यू के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दूसरा है रेडी क्यू, और थर्ड है आपका डिवाइस क्यू या वेटिंग क्यू। डिवाइस क्यू या वेटिंग क्यू। अब तीनों क्यू में तो नंबर ऑफ प्रोसेस ही स्टोर होता है, लेकिन कहां पे किस जगह पे वो प्रोसेस को स्टोर करेगा। अब जो आपका क्या था, फर्स्ट क्यू जॉब क्यू। जॉब क्यू कहाँ रहता है, न्यू स्टेट में रहता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी में जो न्यू स्टेट है, ठीक है, न्यू स्टेट सेकेंडरी मेमोरी एरिया को यूज करता है ना, तो वहां पर जो इनपुट क्यू है, यानी जॉब क्यू है, यानी एडमिशन क्यू है, वहां पे नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होगा, स्टोर होगा। तो आप कह सकते हैं ना कि न्यू स्टेट में कौन सा क्यू काम करता है, जॉब क्यू। तो आपको ऐसे लिखना होगा इनपुट क्यू के बारे में कि इनपुट क्यू इज ए टाइप ऑफ कंटेनर, ठीक है, which contains number of process in new state, in new state, it works in new state, it works in new state, ठीक है। this type of queue is stored in secondary memory, यही ना लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे भी और पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो इन दिस क्यू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क्स। इस तरह के क्यू में कौन सा शेड्यूलर काम करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है।
अब आ जाते हैं हम, दूसरा कौन सा क्यू था, रेडी क्यू, ठीक है। तो रेडी क्यू भी तो नंबर ऑफ प्रोसेस को ही स्टोर करेगा, लेकिन रेडी क्यू वर्क्स इन स्टोर इन प्राइमरी मेमोरी। रेडी क्यू वर्क्स इन कौन सा स्टेट, कौन सा स्टेट में काम करता है, रेडी स्टेट में। रेडी क्यू वर्क्स इन रेडी स्टेट में ना, ठीक है। इन दिस शेड्यूल, इन दिस केस या इन दिस क्यू शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज वर्किंग या वर्क्स, जो भी आप जैसे लिखे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक कौन था, डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू कहाँ स्टोर रहेगा, मेन मेमोरी में स्टोर रहेगा, ठीक है। किसके पास रहेगा, डिवाइस क्यू किस स्टेट के पास रहता है, वेटिंग स्टेट के पास रहता है। इसमें कौन सा शेड्यूलर काम करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करेगा। और तुम लोग का ये क्या है, ऑफलाइन में फर्स्ट क्लास है या और पहले क्लास किए हो, ऑनलाइन, आज से आप ऑफलाइन स्टार्ट किए हो, पहले भी किए हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जैसे मान लो कि शुरू से ओएस का क्लास किए हो, क्या, तो फिर यही छूट जाएगा। तो आगे जब अब इसके बाद जो हम चीज पढ़ाएंगे, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो आप देखते हैं कि कभी जो वीडियो अपलोड होता है, ठीक है, आपके कॉलेज के चैनल पे आप देखते हैं उसको, किसी भी सब्जेक्ट का, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि ओएस का ही, क्यूबेस हर सब्जेक्ट का होता है, क्या आप देखते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई वीडियो देखे हैं आप? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो नहीं देखे हो? किस सब्जेक्ट का देखे हो बताइए, तुम भी बताओ जी, किस सब्जेक्ट का वीडियो देखे हो? तो ओएस भी छूटा हुआ है ना, उसको देखिए ना, मेहनत कीजिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप पीडीएफ देखिए, ठीक है। अब पीडीएफ में मुझे नहीं लगता है कि कहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। जैसे उसने एक टर्म केशव को लगा तो पूछ लिया, या आप घर पर इसको लिखिएगा, तो लिखने का तरीका है, क्लास में तो मैंने समझा ही दिया, राइट। अब पीडीएफ भी है आपका, कहीं किसी का क्लास छूट गया तो वीडियो भी है, उससे भी आप एक बार वीडियो देख के लिख सकते हैं। अब इसका चारों अगर आप आंसर लिखोगे, अब हमको आप पेज दे दीजिएगा, या नोट्स में भी लिख सकते हैं, बस 4-5 पॉइंट हम देखेंगे, पेज में कितना आप लिखिएगा, या अगर नोट्स में ही लिखिएगा, नोट्स ही मुझे दिखा दीजिएगा ना, मुझे 10-15 मिनट लगेगा, मैं देख लूंगा, इससे पता भी चलेगा कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस शेड्यूलिंग। क्या पढ़ना है? प्रोसेस शेड्यूलिंग। हमारे पास जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस रहता है, नंबर ऑफ प्रोसेस न्यू स्टेट से कहाँ चला जाता है, रेडी स्टेट के पास, और रेडी स्टेट में जाने के बाद उस प्रोसेस के लिए मेमोरी एलोकेट होता है। किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना मेमोरी चाहिए रेडी स्टेट में एलोकेट हो जाता है ना। अब एक प्रश्न उठता है कि वहां पे जो शेड्यूलर उसको सिलेक्ट करके सीपीयू के पास भेजता है, वो किसके आधार पे भेजता है? तुम बताओ जी, क्या कुछ देख रहे हो उधर तो उसके कॉपी पे फोकस है या उधर फोकस है? तो इधर आई कांटेक्ट तो इधर रहना चाहिए। क्या अभी हम कौन सा टॉपिक अभी डिस्कस किए, उसका नाम बताओ। आपको तो ध्यान था वहां, क्या किताब या नोट्स जो भी वो रखे हुए हैं, नोट्स उसके ध्यान पे, लेकिन हम कुछ अभी बोल रहे थे। अब उसका नाम केवल बता दो, अभी क्या हम बोले कि अभी ये देखने जा रहे हैं, यही गलत है। बैठिए ध्यान से सुनिए, प्रोसेस शेड्यूलिंग हम बता रहे थे अभी ना, ठीक है। आप जानते हैं कि रेडी स्टेट में जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस स्टोर रहता है, ठीक है, हम लोग क्यों रेडी क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेस को भेजते हैं, एग्जीक्यूट कराने के लिए ही ना। और आप ये भी जानते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट से सीपीयू के पास एट ए टाइम एक ही जाएगा, लेकिन जो वहां शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है रेडी स्टेट से प्रोसेस को कहां भेजने के लिए, रनिंग स्टेट में।
तो वो किसी एल्गोरिथम के अनुसार ही ना काम करेगा। तो बहुत सारा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। प्रोसेस शेड्यूलिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए शेड्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शेड्यूल बनाते हैं कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू। ठीक है, तो प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट करने का जो शेड्यूलिंग होता है, जो प्रोसेस होता है, वही क्या कहलाता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग। यानी प्रोसेस शेड्यूलिंग इज ए टेक्निक in which number of process are scheduled for execution। नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग जो नंबर ऑफ प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं, वही टेक्निक, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाएगा। ठीक है, दिस शेड्यूलिंग, दिस प्रोसेस शेड्यूलिंग कैन बी अचीव्ड या कैन बी इंप्लीमेंटेड with the help of process scheduling algorithm। ये शेड्यूलिंग किसके थ्रू बनाओगे? प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के द्वारा बनेगा। अब क्लास, आपके क्लास का शेड्यूल बनाना है, जो भी शेड्यूलर है, जो भी टीचर शेड्यूल आपका बनाते हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे ही शेड्यूल बन जाएगा। कौन सा अभी एड ऑन फर्स्ट ईयर में देंगे, कौन सा एड ऑन सेकेंड ईयर में देंगे, कौन सा एड ऑन थर्ड ईयर में देंगे। क्यों नहीं आपको इस बार ही एंड्रॉइड वर्कशॉप में मौका दिया गया? क्योंकि अभी आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए अभी आप एप्लीकेबल नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। एक होता है, ठीक है, प्रिम्पशन, और एक होता है नॉन प्रिम्पशन। ठीक है, एक होता है प्रिम्पशन और एक होता है नॉन प्रिम्पशन। ठीक है, तो प्रिम्पशन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, या नॉन प्रिम्पशन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दो तरह का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। पहले तो आपको जानना होगा प्रिम्पशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिम्पशन? प्रिमिटिव, वही उसी से बना है। वो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, हम नाउन बोल रहे हैं। एक तो प्रिमिटिव हो गया जो फंडामेंटल हो गया, ठीक है, प्रिमिटिव, यहाँ पे प्रिमिटिव ना, और नॉन प्रिमिटिव, तो वही है प्रिम्पशन और नॉन प्रिम्पशन। ठीक है, तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो समझना होगा कि प्रिम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, बताइए। मतलब सर जो वेटिंग से रेडी की वेटिंग करता है, जब तक टर्मिनेट होगा, और नॉन प्रिमिटिव में रेडी से रनिंग में जाएगा। और लिटरल मीनिंग, वो तो डेफिनेशन बता रहे हो, लिटरल मीनिंग बताओ ना। जैसे मैंगो का मतलब आम होता है ना, उसी तरह से मीनिंग हम पूछ रहे हैं, तब नहीं इससे मीनिंग निकल जाएगा, वही चीज हम समझाने वाले। वो तो आप सही बता रहे हो, आप लोग जो भी बता रहे हो। प्रिम्पशन का मतलब क्या? फोर्सफुली, बलपूर्वक। प्रिम्पशन का मतलब यही होता है, प्रिमिटिव का मतलब यही होता है। नॉन प्रिम्पशन या नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या? नॉट फोर्सफुली। ठीक है, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में याद करो, मैंने एक टर्म बताया था, एक मल्टी प्रोग्रामिंग बताया था, एक टाइम शेयरिंग बताया था ना, एक मल्टी प्रोग्रामिंग और एक टाइम शेयरिंग। मैंने बोला था कि जब हम किसी एक स्टूडेंट के पास जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में अगर वो चारों क्वेश्चन मुझे दिखाएगा बनाकर, तो हम उसका चारों क्वेश्चन देखकर ही किसी दूसरे स्टूडेंट के पास जाएंगे। फिर हम दूसरा का कंप्लीट होगा, तभी हम उसके पास जाएंगे। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग था कि टाइम शेयरिंग था? मल्टी प्रोग्रामिंग था। यानी जब तक वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक दूसरे प्रोसेस को चांस नहीं मिलेगा। और टाइम शेयरिंग में बताया गया था कि जब हम उसके पास जाएंगे, मुझे एक टारगेट फिक्स्ड है कि सभी स्टूडेंट का मुझे कॉपी चेक करना है, तो हो सकता है कि हम उसका केवल 2 ही प्रॉब्लम देखेंगे, 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, तो उसका कंप्लीट कॉपी चेक हो गया नहीं ना, मैंने दूसरे स्टूडेंट को मौका दे दिया।
फिर इसका 2 कॉपी चेक करेंगे, दो क्वेश्चन चेक करेंगे, फिर थर्ड को। तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम शेयरिंग हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ, टाइम शेयरिंग। तो रिस्पॉन्स टाइम तो फास्ट इसका हुआ ना, टाइम शेयरिंग का हुआ। उस कहने का मतलब कि जब कोई भी जो आपका शॉर्ट टर्म जो शेड्यूलर है, वो जब रेडी स्टेट से प्रोसेस को सीपीयू के पास ले जाएगा, ठीक है, और वो प्रोसेस तभी टर्मिनेट होगा जब वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। जब वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी हम उसको सीपीयू से रिमूव करेंगे, अदरवाइज रिमूव नहीं करेंगे। रनिंग स्टेट से हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, तभी वो रिमूव होगा जब वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा नॉन प्रिम्पशन। क्या कहलाएगा, नॉन प्रिम्पशन। और प्रिम्पशन का मतलब क्या हुआ, फोर्सफुली ना, ठीक है, ठीक है। रेडी स्टेट से जैसे ही प्रोसेस सीपीयू के पास गया और जान रहे हैं कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 सेकेंड चाहिए, और हम सीपीयू के पास टाइम शेयरिंग लगा दिए हैं, डिसाइड कर दिए हैं, एक डेडलाइन फिक्स कर दिए हैं, एक टाइम क्वांटम फिक्स कर दिए हैं, एक टाइम स्लाइस फिक्स कर दिए हैं कि कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास 5 ही सेकेंड तक रहेगा, और आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 सेकेंड चाहिए। तो क्या वो 10 सेकेंड रहेगा एक बार में? तो उस केस में शेड्यूलर उस प्रोसेस को 5 सेकेंड तक ही सीपीयू के पास रहने देगा, फिर से रिमूव करके रेडी स्टेट में भेज देगा। कहां भेज देगा? रेडी स्टेट में। फिर से जो दूसरे क्यू में जो दूसरा प्रोसेस है उसको शेड्यूल करेगा, भेजेगा। अगर उसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 ही सेकेंड है तो 4 सेकेंड कंप्लीट एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर शेड्यूलर दूसरे प्रोसेस को चांस दिया, अब P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 12 सेकेंड है तो 5 ही सेकेंड तक रहेगा ना, तो फिर 5 सेकेंड के बाद उस प्रोसेस को फोर्सफुली क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। यानी कहता है प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहता है कि आप रनिंग स्टेट से प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं बिना कंप्लीट एग्जीक्यूट हुए। यानी इसमें शेड्यूलर क्या होता है? पावरफुल होता है। इसमें शेड्यूलर क्या होता है? पावरफुल होता है, जो बीच से ही प्रोसेस को क्या कर सकता है? सीपीयू के पास रिमूव कर सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रिम्पशन प्रोसेस शेड्यूलिंग या प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राइट। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ कि जब भी प्रोसेस रेडी स्टेट से सीपीयू के पास जाएगा, ठीक है, जब तक वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर जाता है तब तक रिमूव नहीं होगा। समझ गए? अब इसका एग्जांपल है। अब आपसे हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि प्रिमिटिव में कौन कौन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है और नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन होता है। बताइए, आप लोग पढ़े हैं? किसमें? प्रिमिटिव में तुम बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। हाँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। कभी ऐसा नहीं है कि उल्टा आप बता दें इंटरव्यू में ना। ठीक है, और मल्टी प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है टाइम शेयरिंग ना। मल्टी प्रोग्रामिंग का ही पार्ट क्या है? टाइम शेयरिंग। हाँ, तो प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एग्जांपल है जिसमें शेड्यूलर क्या होता है? पावरफुल होता है, बीच से प्रोसेस को क्या करेगा? रिमूव कर सकता है ना। फर्स्ट एल्गोरिथम हो गया राउंड रोबिन। क्या हो गया? राउंड रोबिन में याद होगा, अगर सर बताए होंगे, अंजय सर पढ़ा रहे थे ना आगे, ठीक है, तो राउंड, अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड रोबिन में एक टाइम फिक्स रहेगा, उसी टाइम तक वो प्रोसेस सीपीयू के पास रहेगा ना। राउंड रोबिन इसका एग्जांपल है। फिर आपका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दोनों है, प्रिम्पशन भी है और नॉन प्रिम्पशन भी है। एसजेएफ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये आपका क्या है? नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिम्पशन है ना, ठीक है। लेकिन वही एसजेएफ का एक पार्ट होता है एसआर, एसएसटीए, एसआरटीए शॉर्ट। हाँ, एसजेएफ मैंने क्या बोला कि एसजेएफ जो है वो क्या है? नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। और
एसजेएफ का जो नेक्स्ट वर्जन जो आया है, ठीक है, एसजेएफ का जो नेक्स्ट वर्जन है एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये आपका क्या है, एसआरटीएफ क्या है, प्रिम्पसन है। हरी बात समझ में? तो एफसीएफएस क्या है, प्रिम्पसन की नॉन प्रिम्पसन, वो चीज आप देखोगे। क्लियर? ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो आपका बन रहा है 5, व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप, एक्सप्लेन इट्स टाइप। दो टाइप के बारे में इसको क्या करना है, डिस्कस करना है, और उसमें लिख भी देना है कि प्रिम्पसन में कौन सा आएगा और नॉन प्रिम्पसन में कौन सा आएगा, जो क्लास में डिस्कस हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग को स्टार्ट कर देना है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्या स्टार्ट करना है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अब हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। लेकिन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के पहले इसका क्राइटेरिया जानना होगा, जो ठीक है, ऑब्जेक्टिव जानना होगा कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अब जानते हो ना कि 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन होना चाहिए, रिस्पांस टाइम फास्ट होना चाहिए ना, ठीक है, वेटिंग टाइम कम होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, इससे रिलेटेड क्या है, कुछ टर्म है। वेटिंग टाइम क्या होगा, अराइवल टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम क्या होगा, ठीक है, राइट, थ्रूपुट क्या होगा, ये चीज जानना होगा ना। ठीक है, तो इस चीज को अब हम लोग यानी नेक्स्ट क्लास का एक टॉपिक हम लोग रखेंगे। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले हम लोग डिस्कस यही करेंगे, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सारा जानेंगे, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ेगा ना। अराइवल टाइम को अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक है, सीपीयू टाइम या बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम सेम होता है उसको समझना होगा, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, रिस्पांस टाइम क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, इस चीज को समझना होगा। और उसके बाद फिर इसका क्लास एब्सेंट नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कोई भी क्लास एब्सेंट नहीं करना चाहिए, वैसा ही इमरजेंसी हो गया तो आप एब्सेंट हो जाइए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट क्लास में उसको हम कैसे मतलब वो रिज्यूम कर पाए। क्वेश्चन लिख लिए? क्या चीज? हाँ, नेक्स्ट क्लास में दिखाना है क्या, एक और टाइम दे दें एक क्लास का और हो जाएगा ये तो क्वेश्चन। यानी अब तो कल तो है ही नहीं क्लास, परसों है ना क्लास, तो एक दिन का समय है आपके पास, आराम से इसको कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए, वो आप जैसे ही लिखिएगा, मान लीजिए कि गूगल से भी टाइप करके लिखिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप खुद से लिखे हैं कि ये लिखे हैं। नोट्स में ही देख लेंगे, नोट्स आप बनाए होंगे ना, तो नोट्स में ही आप इस चीज को लिख लीजिए। स्टार्ट किए हैं तो मुझे इतने क्वेश्चन को आप देखिए, नोट्स में दिखाओगे तो सही होगा, 2 बार तुम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अलग क्यों लिख कर दिखाएंगे, वही चीज दिखाइए, देख लेंगे। अटेंडेंस तो अभी तो लो।